Hello students and welcome to my YouTube channel. Today I am going to have for you the second part of chapter number 2, Lost Springs, Stories of Stolen Childhood. The title of the second part of the chapter is I Want to Drive a Car. In this chapter I have told you that the author has encountered several children across India or across the nation who have been suffering of poverty. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह अनीस जंग कई ऐसे बच्चों से मिलती हैं जो कि पॉवर्टी के बर्डन को सफ़र कर रहे हैं और एक बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी या फिर एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में वो लोग रह रहे हैं। उनके पेरेंट्स, उनके एंसेस्टर्स ने उनके ऊपर एक ऐसा बर्डन डाल दिया है जिससे वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं। वैसी ही एक स्टोरी जैसे आपने फ़र्स्ट पार्ट में पढ़ा साहिब आलम के बारे में। साहिब आलम जो कि एक रैग पिकर था, जैसा कि आपने पढ़ा होगा फ़र्स्ट पार्ट में, और किस तरह उसने अपनी रैग पिकिंग को छोड़ के फाइनली एक टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट किया। बिकॉज़ फॉर हिम ऑल्सो मनी मैटर्स, उसके लिए भी मनी बहुत मैटर करती है क्योंकि मनी से ही वो अपनी बाकी की जो नेसेसिटीज़ हैं, अपनी फैमिली की जो नेसेसिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल कर सकता है। इसीलिए उसने फाइनली उस प्रोफेशन को छोड़ दिया जिस प्रोफेशन को वो एंजॉय करता था, जिस प्रोफेशन में उसको इंटरेस्ट था, जिस प्रोफेशन में उसको एक वंडर, एक मिस्ट्री दिखाई देती थी, उसने उसको छोड़ दिया और फाइनली उसने एक ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया जो उसे एक अच्छा खाना, एक अच्छा रहन सहन, एक अच्छा मीन्स ऑफ सर्वाइवल दे सकता था। वैसी एक स्टोरी है सेकंड स्टोरी जो कि है एक और बॉय की जिसका नाम है मुकेश। मुकेश इज़ फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स एंड ही इज़ फ्रॉम फ़िरोज़ाबाद। फ़िरोज़ाबाद द सिटी विच इज़ द टाउन विच इज़ फुल ऑफ बैंगल मेकर्स बेसिकली, एंड इट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। फ़िरोज़ाबाद, जैसा कि आपने पहले भी कभी नाम सुना होगा, फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स एंड ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फ़िरोज़ाबाद में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है और वहाँ बैंगल्स के लिए वो बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ हर कॉर्नर, हर घर, हर हटमेंट पे आपको केवल और केवल बैंगल्स ही बेचते हुए लोग दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक फैमिली है जिनमें एक लड़का है मुकेश। उसी फैमिली में से एक बच्चा है मुकेश जिसका ड्रीम है कार्स चलाना। कार्स चाहे वो उसकी हो या ना हो, लेकिन वो कार ड्राइव करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। जैसा कि ऊपर टाइटल है स्टोरी का, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये उसका ड्रीम है, वो कार ड्राइव करना चाहता है, वो मैकेनिक बन के कार ड्राइव करना चाहता है। बिकॉज ही ऑल्सो नोज़ हिज लिमिटेशन, ही ऑल्सो नोज़ हिज बाउंड्रीज़। वो जानता है कि इस सोसाइटी में रहने वाले रिच लोग, प्रोमिनेंट लोग, ब्यूरोक्रेट्स, वो कभी पुअर लोगों को या पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों को कभी बहुत अपलिफ्ट नहीं होने देते, उनके स्टेटस को बहुत अपलिफ्ट नहीं होने देते। जिस वजह से ये बच्चे जो कि एक बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से घिरे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, परपेचुअल स्टेट में रह रहे हैं, ये लोग कभी भी बहुत अच्छे ड्रीम्स नहीं देख पाते हैं। ये अपनी लिमिटेशंस को भी बाउंड कर लेते हैं, ये अपने ड्रीम्स को भी बाउंड कर लेते हैं और बहुत छोटे छोटे सपने देखने लगते हैं। जैसे मुकेश का एक छोटा सा सपना है कि वो कार ड्राइव करना चाहता है, लेकिन वो कार उसकी हो ऐसा वो ड्रीम नहीं करता है। वो ड्रीम करता है कि वो एक दिन एक मोटर मैकेनिक बनेगा। लेकिन कम से कम उसने ट्रेडिशनल पॉवर्टी से हटकर कुछ सोचने की कोशिश की। उसने अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स के काम को ही आगे परस्यू करने की कोशिश नहीं की। जैसे साहिब आलम भी स्कूलिंग करना चाहता था, ही ऑल्सो हैड अ ड्रीम टू बी एजुकेटेड, लेकिन वो एजुकेट नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए शायद मीन्स ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजुकेशन। मुकेश भी उन्हीं बच्चों में से है जो कि एजुकेट भी होना चाहता है, जो बैंगल मेकिंग नहीं करना चाहता, जो कि उस एक ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहता, जो कि ओवरबर्डनड है, जो कि डिप्राइव्ड है, जिसको पुश किया जा रहा है, जिसको ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, साहूकार्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहता। उसका एक अलग ड्रीम है, उसका एक अलग विज़न है, चाहे वो ड्रीम बहुत छोटा है लेकिन वो उसका अपना है। और वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी, पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ।
I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. तो आपने देखा मुकेश का ड्रीम है कि वो कार ड्राइव करना चाहता है, वो अपना मास्टर यानी अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, वो किसी के अंडर में या किसी के साथ काम नहीं करना चाहता, वो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता, वो खुद का कुछ एक विज़न रखता है, एक ड्रीम रखता है और उसका विज़न है कार ड्राइव करना और मोटर मैकेनिक बन के वो कार ड्राइव करना चाहता है। ये कब कहा उसने? जब हमारी नैरेटर, हमारी ऑथर अनीस जंग उनसे मिली, उनसे इनकाउंटर किया मुकेश से और उनसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या ड्रीम है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ, मैं अपना मास्टर बनना चाहता हूँ और मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। नरेटर ने पूछा, तुम कार ड्राइव तो करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो वो बहुत डिटरमाइंड है, जैसा कि आपने देखा, बहुत रेजोल्यूट है और उसने तुरंत आंसर करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, भले ही मुझे कार के बारे में कुछ पता नहीं है, बट आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा, कार ड्राइव करना मैं सीख लूँगा और एक दिन ज़रूर मैं कार ड्राइव कर लूँगा। तो वो काफ़ी डिटरमाइंड है, वो काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूट है अपने विज़न, अपने ड्रीम को लेकर, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉजिटिव है। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़। स्ट्रेट इनटू माय आइज़, ये जो फ्रेज़ है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, ये बताता है कि वो कितना डिटरमाइंड था और कितना रेजोल्यूट था। उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था अपने ड्रीम को पूरा करने का, एक कॉन्फिडेंस था अपने ड्रीम को पूरा करने का। तो उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नरेटर को आंसर किया कि मैं एक दिन सीख लूँगा कार ड्राइव करना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। तो जैसा कि आपको पता है, मुकेश इज़ फ्रॉम फिरोज़ाबाद एंड फिरोज़ाबाद इज़ अ वेरी डस्टी टाउन, राइट? एंड मैनी ऑफ द पीपल who are living in Firozabad are only bangle makers because Firozabad is famous for bangles, right? तो जैसे कि इसमें कहा गया है dust of streets, मिराज amidst the dust of streets। तो मिराज आपने देखा होगा जब आप बहुत धूप में सड़क पे जाते हैं तो एक चमकीला सा कुछ आपको रोड पे दिखाई देता है जो कि काफ़ी इल्यूजनिस्टिक होता है, इमेजिनरी होता है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होता है ना, पानी जैसा हमें दिखता है, वो मिराज होता है। तो मिराज यहाँ पर क्या सिंबलाइज़ करता है? मिराज सिंबलाइज़ करता है मुकेश का वो विज़न, वो थॉट जो वो फ्यूचर में अकम्प्लिश करना चाहता है। तो शायद जो चीज़ आज वो सोचता है वो आज तो शायद पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना उसका डिटर्मिनेशन है, जैसा उसका रेजोल्यूशन है, शायद फ्यूचर में वो रियल हो जाए, शायद उसका ड्रीम पूरा हो जाए और फिरोज़ाबाद से बाहर निकल के या फिरोज़ाबाद में ही रहकर वो कुछ और अलग कर पाए। क्योंकि फिरोज़ाबाद में रहने वाला हर एडल्ट, हर एक इंसान, हर एक फैमिली मेम्बर सिर्फ़ और सिर्फ बैंगल्स के बारे में ही सोच पाता है। दे आर रियली एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच पीपल, दे आर रियली एक्सप्लॉइटेड बाय द मिडल मैन, साहूकार्स एंड पुलिसमैन, राइट? तो आगे चलते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एज यू नो, फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, इसलिए फिरोज़ाबाद में रहने वाली हर फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ बैंगल मेकिंग में ही एंगेज्ड है। चाहे वो बड़ा हो फैमिली का या छोटा हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंसान वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम कर रहा है। इवन चिल्ड्रन आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज़ बाय हेल्पिंग दैम इन मेकिंग बैंगल्स और वेल्डिंग द बैंगल्स। छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर चिमनीज़ के ऊपर या तो बैंगल्स को वेल्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं या बैंगल्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंडली, फिरोज़ाबाद इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक सेंटर है, जहाँ कई फैमिलीज़ कई सालों से काम कर रही हैं। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस आप जानते हैं, एक क्लोज इंक्लोजर होता है या फिर एक क्लोज कोई भी एरिया या कंटेनर होता है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उसको फर्नेस कहा जाता है, राइट? तो फर्नेस के अंदर कई जनरेशंस फिरोज़ाबाद की काम करते करते उन्होंने अपनी जनरेशंस बिता दी हैं। फिरोज़ाबाद में जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, वहाँ हर छोटा हर बड़ा बच्चा वहाँ काम कर रहा है। उस बहुत ज़्यादा हीट के अंदर, उस भयंकर टेम्परेचर के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वेमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है
जैसे कि फ़िरोज़ाबाद में रहने वाले लोगों को भगवान ने ही ये ज़िम्मेदारी दी है कि इस वर्ल्ड में, इस लैंड के ऊपर जितनी भी विमेन हैं उन सब के लिए बैंगल्स उन्हीं को बनाना है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक इंस्टेंस है ट्रेडिशनल पॉवर्टी का। ट्रेडिशनल पॉवर्टी क्या होती है? जब लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बुज़ुर्गों ने किया वही काम हमें भी करना है। वो उस गरीबी से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाते। फ़िरोज़ाबाद में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, वहाँ रहने वाला हर छोटा बड़ा बच्चा, हर एक इंसान वहाँ या तो बैंगल्स बना रहा है या ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और वो कुछ अलग करने की या कुछ और अलग ड्रीम करने की नहीं सोच पाता है। जैसा मुकेश ने एक डिटर्मिनेशन दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया कुछ अलग करने का, और उसने बैंगल मेकर बनने का नहीं सोचा बल्कि उसने एक मैकेनिक बनने का सोचा। हालांकि उसका ड्रीम बहुत छोटा है लेकिन कुछ डिफरेंट है। तो मुकेश को हम कहेंगे कि वो बहुत ही करेजियस है। उसने कुछ एक करेज दिखाया, कुछ अलग करने का, अपने ग्रुप से, उस एक्सप्लॉइटेड ग्रुप से बाहर निकलने का, और एक नया ड्रीम, एक नया विज़न देखने का। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुकेश इज़ अ बॉय फ्रॉम वन ऑफ द फैमिलीज़ ऑफ बैंगल मेकर्स। तो मुकेश भी उन्हीं बैंगल मेकर्स की एक फैमिली में से है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। तो क्योंकि फ़िरोज़ाबाद के लोग बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर हैं, इलिटरेट हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों से जो ग्लास इंडस्ट्री में, ग्लास फर्नेसेस के पास में उस हाई टेम्परेचर में जो वो लोग काम करवा रहे हैं वो इलीगल है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी किसको बोलते हैं? जो कि बहुत एनक्लोज्ड हो, जिसके अंदर एयर पास नहीं हो पाती हो, हीट पास नहीं हो पाती हो, उसे हम डिंजी कहते हैं। बहुत एनक्लोज्ड है ना। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो फ़िरोज़ाबाद में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही अनअवेयर हैं, बहुत इलिटरेट हैं, और उन्हें पता नहीं है कि उनके बच्चों को जो वो काम करवा रहे हैं उन फर्नेसेस में, उन डिंजी सेल्स में, वो इलीगल है। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, right? तो हमारी नरेटर कहती हैं कि अगर वहाँ लॉ इम्पोज़ किया जाए तो क्या हो सकता है? उस लॉ को इम्पोज़ करने से वहाँ काम, उस ग्लास इंडस्ट्री में, उन हाई टेम्परेचर के फर्नेसेस में जो काम करने वाले अराउंड 20,000 जो बच्चे हैं, उन्हें उन हॉट फर्नेसेस से, उन डिंजी सेल से बाहर निकाला जा सकता है, और उन बच्चों के फ्यूचर को बचाया जा सकता है, जो कि अपने हार्ड वर्क से, स्लॉग मतलब हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क से अपना दिन, अपनी रात, अपने आँखों की रोशनी सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। और ये बच्चे जो उन हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, उन डिंजी सेल्स में काम कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ कई ऐसे हैज़ार्ड्स हो जाते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कौन कौन से हैज़ार्ड्स फेस करने पड़ते हैं इन लोगों को? अपने दिन रात हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी अर्निंग्स के लिए। उस हार्ड वर्क की वजह से, उस हाई टेम्परेचर की वजह से इन बच्चों की आईसाइट लूज़ हो जाती है, ये अपनी आईसाइट खो देते हैं बड़े होने से पहले। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। तो ये नरेटर ने आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है फ़िरोज़ाबाद और ग्लास इंडस्ट्री के बारे में कि वहाँ किस तरह से लोगों से काम कराया जाता है, राइट। आगे पढ़ते हैं। मुकेश नरेटर को ले जाता है अपने होम, अपने घर पे। मुकेश आइज़ बीम, मुकेश की आंखों में एक ब्राइटनेस, एक चमक दिखाई देती है जब वो नरेटर को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। और वो बड़े प्राउड से नरेटर को बताता है कि मेरा जो घर है उसे दोबारा से रिनोवेट कराया गया है, उसे रीबिल्ड किया गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकी होता है जहाँ से बहुत स्मेल आती है, बहुत पुअर, बहुत बैड स्मेल आती है, उसको हम स्टिंकी कहते हैं, राइट। तो स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, चॉक मीन्स ब्लॉक। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, हॉवेल्स होती हैं स्लम्स, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. Primeval होता है जो prehistoric हो, यानी पुरानी हो, राइट। तो मुकेश का जो घर है वो एक स्लम में है, और वहाँ के जो घर हैं वो बहुत ही रफ़ कंडीशन में हैं, बहुत वुबली कंडीशन में हैं,
वुबली मीन्स होता है बहुत अनस्टडी है, क्रम्बलिंग होता है जैसे गिरता हुआ है, बहुत फॉलिंग डाउन कंडीशन में है, राइट। तो वहाँ के जो घर हैं, दरवाजे हैं, वो बहुत ही अनस्टडी हैं, अनस्टेशनरी हैं, फॉलिंग कंडीशन में हैं, बहुत जर्जर हालत में हैं। और वहाँ पर रहने वाली जो फैमिलीज़ हैं, उन घरों के अंदर वो इतनी कम जगह है, स्लम है, जहाँ ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक साथ रह रहे हैं, जैसे कि प्री हिस्टोरिक टाइम में हुआ करता था, पुराने समय में हुआ करता था, राइट। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो मुकेश नैरेटर को उन घरों में से एक घर के सामने ले जाता है और उस घर का जो गेट है, जो दरवाज़ा है, वो बहुत वुबली कंडीशन में है। वुबली मतलब अनस्टडी कंडीशन में, यानी हिलता डुलता हुआ है, और अपने पैर के प्रेशर से वो उस दरवाज़े को खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और हम लोग एक हाफ बिल्ट शेक मतलब है जो आधा अधूरा सा या रफली बिल्ट जो हट होता है ना, पूरा सा जो बना भी ना हो, हाफ बिल्ट शेक के अंदर हम लोग चले जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, और उस घर के एक कोने पर ड्राई ग्रास कवर करके रखी हुई थी। थैच मीन्स होता है टू कवर, राइट। तो ड्राई ग्रास जो है, जो कि जो आपका अर्थन स्टोव होता है, चूल्हा होता है, उसको चलाने के लिए काम में आती है, राइट। तो वहाँ जो डेड ग्रास है उसको कवर करके रखा हुआ है। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, और वहाँ एक फायरवुड स्टोव है, एक चूल्हा है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल, एक बर्तन रखा हुआ है, और उस बर्तन के अंदर क्या क्या उबल रही हैं? स्पिनिच की लीव्स, पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं, ठीक है, उसको पकाने के लिए। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन के ऊपर एक एल्यूमिनियम बर्तन में कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल होता है वीक, थिन, अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और वहाँ पर एक बहुत ही वीक थिन एक वुमन बैठी हुई है जो कि पूरी फैमिली के लिए खाना कुक कर रही है, शाम का जो मील है वो कुक कर रही हैं। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आँखें जो हैं वो स्मोक से भर गई हैं, क्योंकि चूल्हे से जो स्मोक आ रही है उससे उसकी आंखें भर गई हैं, और उसके चेहरे पर एक स्माइल है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। वो लेडी कौन है? वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, और बहुत जल्दी उसे उस फैमिली में एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिल गई, एक दर्जा मिल गया है बहू का। शी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और वो जो लेडी है वो इंचार्ज है 3 मैन की, यानी कौन से हैं वो 3 मैन जिनको वो सर्व करती है? मुकेश के ब्रदर और मुकेश के फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, ओल्डर मैन मीन्स मुकेश फादर, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल होता है घूंघट, जिससे जो यूजुअली आपने देखा होगा ट्रेडिशनली औरतें अपना, जो वीमेन होती हैं वो अपना चेहरा कवर करती हैं, राइट। तो खासकर रूरल एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो जब जैसे ही मुकेश के फादर अंदर आते हैं, तो जैसा कि कस्टम होता है रूरल एरियाज़ में या फिर बैकवर्ड एरियाज़ में, कि वहाँ पर जो विमेन होती हैं, स्पेशली जो डॉटर इन लॉ होती हैं, वो अपना फेस कवर कर लेती हैं। तो वो अपना वेल से फेस कवर कर लेती है जैसे मुकेश के फादर अंदर आते हैं। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जैसा कि कस्टम है कई जगह का कि डॉटर इन लॉज जो हैं वो अपने बड़े बुज़ुर्ग को देखकर अपना फेस कवर कर लेती हैं, तो मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ हैं, यानी कि जो उसकी भाभी हैं, उसके बड़े भाई की जो वाइफ़ हैं, वो भी अपना फेस कवर कर लेती हैं जैसे उसके फादर अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपने एक और एग्जांपल देखा ट्रेडिशनल पॉवर्टी का, कि चाहे वो लोग पॉवर्टी से कितना भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हों, लेकिन अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को नहीं भूलते। हर हालत में उन्हें अपने ट्रेडिशंस को फुलफ़िल करना ही है, चाहे वो पेट भर के खाना खा पाएँ या नहीं खा पाएँ, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को वो लोग फॉलो करते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons to school, all he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी जगहों पर, ऐसे रूरल एरियाज़ या बैकवर्ड एरियाज़ में,
जहाँ पर इस तरह के ट्रेडिशनल लोग होते हैं जिनके पास चाहे रहने के लिए खाने के लिए सही से ना हो, लेकिन वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। मुकेश के फादर बहुत सक्सेसफुल इंसान नहीं थे, रिच नहीं थे। पहले वो टेलर थे, फिर वो बैंगल मेकर बने। अपनी पूरी लाइफ में वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाए, वो अपने बच्चों को कभी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, और फाइनली वो सिर्फ बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ सिखा पाए जो उन्हें आती थी, वो थी आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। बैंगल्स बनाना केवल उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया, लेकिन फिर भी घर में उनकी रेस्पेक्ट बहुत थी। उनको एज एन एल्डर बहुत रेस्पेक्ट मिलती थी। उनकी जो बहू है, उनकी जो डॉटर इन लॉ है, वो उनको बहुत रेस्पेक्ट देती है। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। वहीं एक कॉर्नर में मुकेश की ग्रैंड मदर हैं, वो बैठी हुई हैं और वो कहती हैं कि ये तो इनका कर्म है, डेस्टिनी है। आज जो भी जिस हालत में वो लोग रह रहे हैं, उनकी ग्रैंड मदर उसको अपनी डेस्टिनी मानती हैं। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल पॉवर्टी से सफ़र कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को कभी अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं करते। वो उस लाइफ को जो बहुत बुरी होती है, जिस लाइफ में वो बहुत सफरिंग्स को सह रहे होते हैं, उस लाइफ को वो अपनी डेस्टिनी, अपने कर्म मान लेते हैं। जैसे मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा कि आज जो भी मुकेश के फादर सफ़र कर रहे हैं या ये लोग जो सफ़र कर रहे हैं, वो इनकी डेस्टिनी है, कर्म है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश की ग्रैंड मदर जिन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा ग्लास बैंगल्स की पॉलिश की वजह से, डस्ट की वजह से, वो कोई चेंज नहीं ला पाई अपनी फैमिली में। उन्होंने कभी अपने बच्चों को कुछ अलग करने के लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने उस काम को अपनी डेस्टिनी, अपना कर्म मान लिया। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? गॉड गिवन लाइनेज होता है वो वर्क जो एंसेस्टर्स करते चले आ रहे हैं या जनरेशन से होता चला जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जनरेशन टू जनरेशन अपने काम को केवल पास ऑन किया है और कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की, और केवल अपनी डेस्टिनी को कोसते रहे हैं कि क्या कभी इस डेस्टिनी ब्रेक होगी, क्या हम कुछ अलग कर पाएंगे, क्या कभी हमारी लाइफ अच्छी होगी। शी इम्प्लाइज born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद की क्या हालत है कि वहाँ पर रहने वाला इंसान केवल यही सोचता है कि वो लोग बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं और उनके भगवान ने उनकी डेस्टिनी में, उनके कर्म में बैंगल्स बनाना ही लिख दिया है। इसलिए हर घर, हर यार्ड, हर दुकान, हर एक जगह केवल और केवल फिरोज़ाबाद में बैंगल्स ही बैंगल्स दिखाई देते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। हर कलर का बैंगल आपको वहाँ दिखाई देगा। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी एक्सेसिव क्वांटिटी में वहाँ बैंगल्स बनाए जाते हैं। हर घर, हर सड़क, हर हटमेंट, हर एक कार्ट पर आपको सिर्फ बैंगल्स ही बेचते हुए लोग दिखाई देंगे। लायन माउंड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड होता है जो अनक्लीन होता है, तो बाहर जो घर के बाहर का जो बाहर की जो जगह है, वहाँ बहुत सारे बैंगल्स आपको ढेर वहाँ पर लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, और वहाँ ठेलों पर लोग केवल और केवल बैंगल्स बेचते हुए दिखाई देंगे। हीप्स ऑफ बैंगल्स फोर व्हील कार्ट पर लोग वहाँ पर बेचते हुए दिखाई देते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। ठीक है, शैंटी जिसे हम बोलते हैं, शैंटी का मतलब होता है दैट इज़ फिल्ड विद डस्ट। ओके, जो कि पूरी तरह से डस्ट से भर गया हो, उसको हम शैंटी कहते हैं। या फिर बहुत रफली बिल्ट हट्स होती हैं, है ना, उससे भरा हुआ जो टाउन होता है, उसको भी हम शैंटी कहते हैं। Shanty town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circles of bangles। हर घर, हर एक हटमेंट में छोटे छोटे बच्चे भी अपने फादर और मदर के साथ बैठकर या तो ग्लास वेल्डिंग पीसेस, जो ग्लास पीसेस हैं उनको वेल्ड करते हुए दिखाई देंगे, या फिर ग्लास बैंगल्स बनाते हुए दिखाई देंगे। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। चिमनी में काम करते करते उनकी आइज़ की जो ब्राइटनेस है वो इतनी वीक हो गई है कि उन्हें यही नहीं पता है आपकी बाहर की जो नेचुरल लाइट होती है वो कैसी होती है। दे हैव लॉस्ट देयर आई साइट, दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, बड़े होने से पहले ही उनकी आई साइट चली जाती है। तो ये कुछ हेल्थ हज़ार्ड्स हैं जो बच्चे और वहाँ पे रहने वाले लोग सफ़र करते हैं।
Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. तो अब यहाँ पर एक और गर्ल है जिससे कि नरेटर एनकाउंटर होती हैं, उसका नाम है सविता। वो एक छोटी सी बच्ची है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और एक एल्डरली वुमन के पास में वो बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, उनके पास बैठकर ग्लास के जो पीसेस हैं उन्हें सोल्डर कर रही है, वेल्ड कर रही है। उसके हाथ बहुत मैकेनिकली चल रहे हैं, यानी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जैसे कोई मशीन चल रही हो, ऐसे चल रहे हैं, राइट। लेकिन वो इतनी छोटी है, वो इतनी इमेच्योर है कि नैरेटर उसको देखकर ये सोचती हैं कि क्या इस बच्ची को इन बैंगल्स की इम्पोर्टेंस पता है, क्या इस बच्ची को इन बैंगल्स की जो सेक्रेडनेस है, जो इसकी प्योरिटी है, जो इसकी होलीनेस है, क्या वो पता भी है या नहीं है। क्योंकि हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन में बैंगल्स को वाइफहुड का, यानी कि जो भी लेडी जो शादी हो जाती है या फिर जो मैरिड होती है उस लेडी को बैंगल्स यहाँ पर पहनते हुए देखा जाता है, जो कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशन होता है। तो बैंगल जो है वो एक सुहाग की निशानी होती है, एक ऑस्पिशियसनेस की निशानी होती है। इट इज़ अ गुड ओमेन, इट इज़ अ गुड सिंबल, राइट। लेकिन वो बच्ची इतनी छोटी है जो काम तो बहुत तेज़ कर रही है, बैंगल्स बहुत जल्दी जल्दी बना रही है, लेकिन नैरेटर जब उसे देखती हैं तो वो ये सोचती हैं, शी हैड अ थॉट, कि क्या उस बच्ची को उस बैंगल की प्योरिटी के बारे में भी पता है या नहीं। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेंस सुहाग। तो बैंगल्स क्या सिम्बलाइज करता है, इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बलाइज करता है। इट इज़ अ गुड ओमेन, राइट। जो भी लेडी इंडिया में मैरिड हो जाती है वो सुहाग की निशानी के तौर पे, एक मैरिड लाइफ के सिंबल के तौर पे बैंगल्स को पहना करती है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस। Auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride. लेकिन नैरेटर सोचती हैं कि उस बच्ची को, सविता को, एक दिन बैंगल्स की जो सेक्रेडनेस है उसका रियलाइजेशन होगा, उसकी प्योरिटी का रियलाइजेशन होगा जब वो खुद भी एक ब्राइड बनेगी, जब उसके फेस पर वेल होगा, जब उसके हाथ हिना से रेड होंगे और जब उसके हाथों में बैंगल्स होंगे, तब उसे बैंगल्स की इम्पोर्टेंस का पता लगेगा। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। जैसा कि सविता के पास बैठी हुई एक एल्डरली वुमन है, उसके हाथों में जो बैंगल्स हैं, तो उस एल्डरली वुमन को तो बैंगल्स की इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन है, और जैसे उस एल्डरली वुमन को रियलाइजेशन है, एक दिन सविता को भी बैंगल्स की इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन होगा। जो एल्डरली वुमन सविता के पास बैठी हुई है उसके हाथों में आज भी बैंगल्स हैं, लेकिन लाइट नहीं है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। नो लाइट इन हर आइज़ मीन्स शी हैज़ नो हैप्पीनेस, शी इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विथ हर लाइफ। तो वो जो लेडी है, एल्डरली वुमेन है, ओल्ड वुमेन है, जो सविता के पास बैठी हुई है, माइट बी वो शायद उनकी ग्रैंड मदर होंगी, तो वो जो उनके पास बैठी है, सविता के पास बैठी है, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। उनके हाथों में बैंगल्स हैं। तो बैंगल्स या ट्रेडिशन आपको कभी हैप्पीनेस नहीं दे सकते। अगर आप पॉवर्टी स्ट्रीकन हैं या फिर आप सफ़र कर रहे हैं किसी बहुत बुरी सिचुएशन से, तो ये ट्रेडिशंस आपको कभी हैप्पीनेस नहीं दे सकते। ओनली अ मैन नीड्स इज़ अ गुड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। एक इंसान को चाहिए कि उसकी नेसेसिटीज़ प्रॉपरली फुलफ़िल हो जाएं, उसको मीन्स ऑफ सर्वाइवल मिल जाए, लेकिन वो जब नहीं मिल पाता तो कोई भी ट्रेडिशन आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। जब नैरेटर ने उस लेडी से बात की तो उस लेडी के मुंह से क्या स्टेटमेंट निकला, उसने कहा कि मैंने एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं खाया है। यानी कि वो लोग अपने बिज़नेस से, क्या बिज़नेस है उनका, बैंगल मेकिंग, एंड बैंगल मेकिंग इन फ़िरोज़ाबाद इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। फ़िरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग भले ही एक बहुत वाइड बिज़नेस हो, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं है कि वो काम करने वाले लोगों को एक वक्त का खाना भी ढंग से दे सके। शी इज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड। तो उस लेडी ने अपनी एंटायर लाइफ में
बहुत मेहनत की, बहुत बैंगल्स बनाए, लेकिन वो इतना भी अर्न नहीं कर पाई कि वो एक टाइम का खाना भी ढंग से अर्न कर सके। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उस लेडी का हस्बैंड भी वहीं बैठा हुआ है, और जब नरेटर ने उसके हस्बैंड से बात की तो उसने भी यही कहा कि मुझे भी सिर्फ बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि बैंगल मेकिंग फ़िरोज़ाबाद में भले ही बहुत वाइड एक बिज़नेस हो, लेकिन बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है। एज़ आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। लेकिन वो आदमी सक्सेसफुल था। क्यों सक्सेसफुल था? क्योंकि उसने अपने फैमिली के लिए घर बना दिया था। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. जब लोग उसकी बात को सुनेंगे कि उसने एक घर बनाया था अपनी फैमिली के लिए, तो लोग यही सोचेंगे कि उस आदमी ने अपनी लाइफ में वो अचीव किया है जो कई लोग पूरी लाइफ टाइम नहीं बना पाते हैं। एक घर, अपने फैमिली के लिए एक छत नहीं बना पाते हैं, और उस आदमी ने बैंगल मेकिंग करने के बाद भी अपने फैमिली वालों के लिए एक घर बना दिया था। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. फ़िरोज़ाबाद में सिर्फ एक या दो घर की हालत ऐसी नहीं थी जहाँ पर लोग परेशान थे, भूख से ग्रस्त थे, खाना उन्हें ढंग से नहीं मिलता था, वो अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते थे, क्योंकि बैंगल मेकिंग एक बहुत वाइड बिज़नेस था। फ़िरोज़ाबाद में हर घर में बैंगल मेकिंग होती थी, इसलिए वहाँ हर घर की एक जैसी हालत थी। They don't have enough to eat, they don't have enough to survive, they don't have enough to fulfill their necessities. The young man echo the lament of their elders. जो लड़के यंग हैं, जो बच्चे यंग हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, वो केवल अपने बुज़ुर्गों के कर्मों को रोते रहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने कभी हमें अच्छा करके नहीं दिया। Little has moved with time, it seems in फ़िरोज़ाबाद। ऐसा लगता है कि लोगों ने टाइम के साथ इस बिज़नेस को और इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करना चाहते। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल देयर इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। कई सालों की जो एक ऑपरेशन है, या हम कहें कई सालों का जो एक बर्डन है। माइंड नंबलिंग मीन्स होता है बोरिंग, और टॉयल होता है फिजिकल हार्ड वर्क डन टू अर्न अ लिविंग। तो कई सालों का जो हार्ड वर्क है, जो एक बोरिंग ट्रेडिशन है, उसने लोगों को बहुत मोनोटोनस बना दिया है। उनके सपने देखने की एबिलिटी ख़त्म हो गई है, और अब वो कुछ अलग नहीं करना चाहते। अब वो उसी बोरिंग से बिज़नेस में, उसी फिज़िकल हार्ड वर्क के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। नरेटर ने वहाँ पर जो यंग लोग थे, जो कुछ नया कर सकते थे, उनसे पूछा कि आप लोग सब एकजुट क्यों नहीं हो जाते हो, यूनिटी में क्यों नहीं आ जाते हो, क्यों आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हो। ऐसा क्यों कहा नरेटर ने? क्योंकि ट्रेडिशनल पॉवर्टी उस सोसाइटी में भी आती है जहाँ पर रिच लोग, साहूकार्स, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, ये एक पॉवर्टी स्ट्रिकन सोसाइटी को ऊपर उठने की कोशिश नहीं करने देना चाहते, या उठने नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल उस बैंगल मेकिंग सोसाइटी का था, या फ़िरोज़ाबाद की सोसाइटी का था। वो अपनी माइंडसेट की वजह से तो रिज़र्व थे ही, लेकिन साथ ही साथ जो सोसाइटी रिच लोगों की है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिसमैन हैं, वो भी इन पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों को कभी उठने नहीं देना चाहते हैं। तो नरेटर ने पूछा कि आप लोग सब यूनाइटेड क्यों नहीं हो जाते हो, आप लोग क्यों उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो जाते हो, कुछ अलग करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू अ वाइशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। तो नरेटर ने यंग मैन का जो एक ग्रुप था, जो बहुत जवान लड़के वहाँ खड़े हुए थे, उनसे पूछा कि आप लोग कुछ नया करने की क्यों नहीं सोचते हो, आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते हो, एक दूसरे से कोऑपरेट क्यों नहीं करते हो, यूनाइटेड क्यों नहीं हो जाते हो। तो उन लड़कों ने क्या जवाब दिया, और किन बच्चों से पूछा ये सब कुछ, जिनके फादर्स और फोर फादर्स को ऑलरेडी मिडल मैन और साहूकार्स ने अपने झांसे में फंसाया हुआ था, यानी कि अपने टेंट्रम्स में फंसाया हुआ था। और वाइशियस होता है क्रूअल, है ना, वाइशियस सर्कल मतलब क्रूअल। जो क्रूअल लोग होते हैं, साहूकार्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, इन लोगों ने झांसा देकर उनके फादर्स और फोर फादर्स को फंसाया हुआ था। तो उन यंग मैन का क्या कहना था जब नरेटर ने कहा कि आप कोऑपरेटिव हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल।
तो उन लड़कों ने कहा कि अगर हम ये कोशिश भी करेंगे कि हम कुछ नया करें, अलग करें, कोऑपरेटिव हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो साहूकार हैं, मिडलमैन हैं, ये क्या करेंगे, पुलिस वाले हमें मारेंगे, पीटेंगे और घसीट कर जेल में बंद कर देंगे, इल्लीगली बंद कर देंगे, बिना कुछ गलत किए हमें बंद कर देंगे। हॉल्ड अप होता है ड्रैग करना, टेकन अवे, घसीट कर ले जाना, राइट। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है, ना लीडर बनने की कोशिश कर पाता है, क्योंकि जो लीडर बनेगा उसी के साथ गलत हो जाएगा, उसी को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर उसकी फैमिली को परेशान किया जाएगा। इसलिए कोई भी आगे आने की कोशिश नहीं करना चाहता। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। तो वो बच्चे, वो लोग जो फ़िरोज़ाबाद में रह रहे हैं, वो एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसे हम कह सकते हैं पज़ल का एक पार्ट बन गए हैं, जो गरीबी की ज़िंदगी जीते जीते लालच से पीड़ित होकर, उन लोगों के लालच से जिन लोगों ने उनको कभी उठने की कोशिश नहीं करने दी है, उन लोगों कि एक झांसे में वो फंस गए, वाइशियस लोगों के एक सर्कल में वो लोग फंस गए, गरीबी की ज़िंदगी को वो जीने लगे हैं, इनजस्टिस की तरफ वो आगे बढ़ने लगे। हर दिन अब उनके साथ इनजस्टिस होता है और शायद अब उन लोगों को इनजस्टिस को भी सहने की आदत हो गई है, राइट। आगे चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी burdened by the stigma of caste in which they are born। तो यहाँ नैरेटर ने दो तरह के वर्ड्स देखे फ़िरोज़ाबाद में। एक वो फैमिली है जो कि गरीबी से ग्रस्त है, कास्ट के बर्डन से, कास्ट के ट्रेडिशन से ग्रस्त है और उससे बाहर निकलने नहीं देना चाहते। वो लोग सोचते हैं कि हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं, ट्रेडिशनली हमें ये सब कुछ मिला है, भगवान ने हमें ये काम करने के लिए जन्म दिया है और हमें यही काम करते रहना है होल लाइफ, कुछ अलग हम लोग नहीं कर सकते। द अदर अ वाइशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। और दूसरा वर्ल्ड किसका है, दूसरी कम्युनिटी है उन क्रूअल लोगों की। कौन से हैं क्रूअल लोग, साहूकार्स, मिडल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग, रिच लोग, वो लोग क्रूअल हैं जो कि इन पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों को, इन ट्रेडिशनल लोगों को कभी बाहर निकलने या ऊपर उठने या अपने स्टेटस को उठाने का मौका नहीं देना चाहते। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन वाइशियस लोगों ने, इन क्रूअल लोगों ने उन पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों के बच्चों पर इतना बोझ डाल दिया है कि वो अपनी पूरी लाइफ में उस बोझ को कभी नहीं उतार सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब वो बच्चा बचपन से उस काम को करता करता बड़ा होता है, बड़े होते होते वो उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसको ट्रेडिशनली एक्सेप्ट कर लेता है, अपने फादर का ही कर्म मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। फ़िरोज़ाबाद में कुछ अलग करने का मतलब है डेयर रखना, करेज रखना, और वहाँ किसी के पास भी इतना करेज नहीं है कि वो कुछ अलग कर पाए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। फ़िरोज़ाबाद में पैदा होने वाला जो बच्चा है, बॉर्न होने वाला जो बच्चा है, उसके लिए डेयरिंग का कोई मतलब नहीं है। वह करेज रखना मतलब है अपने आप को एक वाइशियस सर्कल के अंदर फंसा देना, और वहाँ ये कोई नहीं करने देना चाहता। वहाँ हर बुज़ुर्ग अपने बच्चों को मना करता है कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो अपने बच्चों को ना खो दे, कहीं ये वाइशियस लोग उस बच्चे को स्पॉइल ना कर दें। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। लेकिन मुकेश एक ऐसा बच्चा मिला नरेटर को जिसके अंदर वो करेज था, वो डेयर था। I want to be a motor mechanic, he repeats। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home। उस लड़के ने, मुकेश ने नरेटर से कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मोटर मैकेनिक के लिए मैं गैरेज जाऊँगा, सीखूँगा, लेकिन गैरेज तो बहुत दूर है उसके घर से। लेकिन वो इतना डिटरमाइंड है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उसने कहा कोई बात नहीं, गैरेज चाहे जितना दूर हो लेकिन मैं चल कर जाऊँगा, पैदल जाऊँगा। इससे पता चलता है कि वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए बहुत पैशनेट है, वो बहुत पॉजिटिव है, वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है।
डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? नरेटर ने पूछा कि अच्छा, तो क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम देखते हो? ही सडनली साइलेंट, अचानक से वो चुप हो गया। अभी तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब प्लेन की बात आई तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसकी इस चुप्पी में एक एम्बेरसमेंट थी। वो बहुत अंदर से एम्बेरस हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि उसकी लिमिटेशंस हैं, वो और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाउंडेड है, वो एक स्टिग्मा से परेशान है, वो एक परपैचुअल स्टेट में है पॉवर्टी की। गरीबी ने उसको इतना ग्रस्त कर दिया है कि वो कुछ और करने के बारे में नहीं सोच सकता है। और उसको ये पता है कि प्लेन उड़ाना उसके लिमिटेशंस में नहीं है, लेकिन कार चलाना उसकी लिमिटेशंस में है। इसीलिए वो केवल वही ड्रीम देखता है जिसे वो फुलफ़िल कर सकता है। ही इज़ कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फाइड। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो उसी से सेटिस्फाई है, कार के ड्रीम्स देखने से ही वो सेटिस्फाई है, क्योंकि उसे पता है कि कार चलाना उसके लिमिटेशंस में है। इसीलिए वो केवल उतना ही ड्रीम देख रहा है और उसी ड्रीम में वो सेटिस्फाई है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। बहुत कुछ जो प्लेन्स हैं वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से होकर गुज़रते हैं। इसका क्या मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं उनके पास में, वो अपने आप को और अपलिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने देखा, दो तरह के वर्ल्ड, उनका ट्रेडिशन और उन वाइशियस लोगों का जो सर्कल है, वो मुकेश जैसे बच्चों को कभी अपलिफ्ट होने नहीं देता, उनको कभी कुछ और ड्रीम देखने नहीं देता। इसलिए मुकेश के ड्रीम में भी एक लिमिटेशन है। मुकेश केवल उतना ही ड्रीम देख पाता है जितना ड्रीम वो फुलफ़िल कर सकता है। सो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दोज children, those people who have been suffering of perpetual state of poverty, who have been suffering of really a critical situation of exploitation. I hope you have understood the chapter well. Now it's your task to try to find out answers to the given questions in the text. If you find any problem in finding the answer, you can put your question in comment box or ask me if there is certain problems. If there are certain problems to answer the questions, I will make one more video of the answers to these questions. Till then, keep reading, keep learning. Have a nice time. Thank you.